कि ओबीसी को आज बिहार में पूरा आरक्षण मिल रहा है, डबल आरक्षण हो रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे ओबीसी के युवा थे के अंदर एक धर्म की नशा छाया हुआ है। बहुत बड़े ओबीसी की जो बात हो रही है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मान्यवर काशीराम जी थे, जो मैंने उनको देखा है कई जगह आंदोलन कर रहे थे। जो लोग इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, तो जब वो सत्ता में आए तो लालू जी को अब पता नहीं उसमें किस तरीके से उनको फंसा दिया। और काम कर रहे थे, उनके कैबिनेट में थे, वो सब बच गए जातीयता के आधार पर। लालू जी ओबीसी के थे, इसलिए लालू जी आज भी मतलब अभी तक जेल में रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो यही है कि वो शिक्षा से, नौकरियों से, जो अधिकार हैं संवैधानिक, उनसे ध्यान हटाना चाहती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनको इसीलिए आरक्षण इनको दो, और ये जब बराबरी में आ जाएंगे तो इनका फिर आरक्षण कोई हो नहीं। जैसे भाजपा ऐलान कर देती कि राम मंदिर की तरफ चलने वाली बात, तो वो राम मंदिर के वाले ही लोग अब और नौकरियों को और अपने अंदर जो उनके अंदर बेरोजगारी है और रोजगार को लेकर के और मंडल आयोग को लेकर के जो ओबीसी है, उनके गार्जियन, उनके माँ बाप जो भी हैं वो, और युवा पढ़ा लिखा, वो बिहार की तरफ बहुत नज़र चकचकी बांध के देख रहा है, खुश हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। मैं हूं संतोष चाक्या। बात करने वाला हूं सुभाष चौधरी जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडस न्यूज़ के और पिछले लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। और आज विशेष मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और मुद्दा है कि यूपी में कमंडल की बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ जो हैं अयोध्या पहुंचकर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार है, बिहार में बात चल रही है अधिकारों की, जहां पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाया गया है, एससी वर्ग का आरक्षण बढ़ाया गया है, एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है, और जातिगत जनगणना करके सभी के अधिकार दिए जा रहे हैं। और मंडल कमीशन की जो लड़ाई जो 1952 में शुरू हुई थी, जिसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा भी दिया था, और उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि पिछड़े वर्गों के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और एक ये वजह भी उनके इस्तीफा देने की थी। तो ये लड़ाई आज बिहार में मजबूत हो रही है। बाद में बीपी मंडल ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो बीपी सिंह ने लागू की, और पिछड़े वर्गों को अधिकार मिले। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। चर्चा करने वाले हैं कि यूपी में कमंडल की बात चल रही, बिहार में मंडल की बात चल रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। तो मेरा यही सवाल है कि बिहार में जब आप देख रहे हैं कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका दूसरा चरण चल रहा है, अधिकारों की बात चल रही है, जनगणना करा के लोगों की हिस्सेदारी दी जा रही है, उनकी शिक्षा की बात चल रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो मंदिर की बात कर रही है, लोगों के अधिकारों को छीन रही है, ओबीसी के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संतोष जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आज देश जो आज़ाद मतलब हुए, संविधान आए हुए 77 वर्ष हो रहे हैं। उस 77 वर्ष में जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो जो वहाँ बिहार की आप बात कर रहे हैं मंडल की, तो आपको हम बताएं कि ये सब संवैधानिक अधिकार जो कुर्सियों पर बैठे हैं, देश संविधान से चलता है, और लोगों को संविधान देने के, संवैधानिक अधिकार देने का काम जो वहाँ किया जा रहा है, वो क्या नाम, वो विद्वानों द्वारा जो संविधान में बात कही गई। अब मैं थोड़ा सा पीछे चला जाना चाहता हूँ। जब संविधान नहीं था तो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे हर धर्म के लोगों का, जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, और मतलब ब्राह्मण धर्म, तमाम धर्म हुआ हो, 8-9 धर्म हैं। उन धर्मों के लोग अपने धर्मों के हिसाब से, उनके शंकराचार्य, उनके पादरी, उनके जो भी जो उन मालिक हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों को चलाते थे। इस बात को लेकर के जब अंग्रेज यहाँ से गए, तो इस बात में ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो आपने बात कही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यहाँ शिक्षा का अभाव है, पढ़ने लिखने का जो सबसे ज़्यादा यहाँ आबादी, यहाँ के लोग ओबीसी एससी के लोग रखते हैं, वो शिक्षा से वंचित है। तो उनके लिए कानून बने, और कानून बने तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका
कोई संविधान होना चाहिए। तब वो अंग्रेज़ों के समक्ष गए कि आप आज़ादी तो दे आए हैं, मगर वहाँ पर हमारी हैसियत जो है, वहाँ के जो SC OBC के लोग हैं, वो जातीयता और भेदभाव में ऊपर उभरने में काफ़ी मतलब वो जो धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके हिसाब से चलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तो उन्होंने तमाम उदाहरण भी दिए कि जिन तालाबों से, जिन कुओं से हम पानी नहीं पी सकते हैं, भर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, तो इंसान को इंसान का ही दर्जा नहीं है, जानवर जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। तब वो एक जांच हुई, जांच होने के बाद यहाँ साइमन आया, लोगों ने साइमन जो आया था वो बराबरी और को देखने आया था कि यहाँ के लोगों ने कह दिया कि यहाँ कुछ नहीं ऐसा है। तो ये सब होता रहा। उसके बाद में संविधान जब बना, संविधान बनने के बाद उसमें संविधान में दिया गया है समता, समानता, बराबरी, न्याय, इस पर आधारित है। शिक्षा, सबके लिए शिक्षित बनो, संगठित करने की बात कही है, शिक्षित बनने की बात कही है। तो इस चीज़ों पर संविधान को लाया गया और फिर सरकारें बनी। फिर पहली बार तो बिना चुनाव के ही सरकारें बन गई, मगर लोकतंत्र आया तो लोग बड़े पदों पर बैठे। तो लोकसभा, विधानसभा, इन सबको जगह पर लोग चुन चुन के गए। तो लोगों ने अपनी जातीयता के आधार पर अपना अपना वर्चस्व कायम किया। मगर जो SC OBC के लोग थे उनको पढ़ने का शायद जब संविधान लागू हुआ है उसके बाद कम से कम 20-25 वर्ष बाद लोग शिक्षित हुए, थोड़े थोड़े OBC के, SC के लोग। तो वो कुछ छोटी छोटी नौकरी में, और कांग्रेस का राज आ गया। कांग्रेस ने इस तरीके से देश को चलाया कि लोग आए तो, मगर उसमें भी एक ब्राह्मणवाद जो था वो इस तरीके की भावना रखता था कि बाबा साहब अम्बेडकर को काफ़ी दिनों तक यही जातीयता ही सताती रही। बहुत से हमारे विद्वान रहे, उनको सताती रही। तो ये है कि अब 77 वर्ष में हम लोग जब आगे बढ़े हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि OBC को आज बिहार में पूरा आरक्षण मिल रहा है, डबल आरक्षण हो रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जब बाबा साहब अम्बेडकर मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने OBC की बात कही थी। SC के लिए तो उन्होंने पूरी तरीके से लाइन लिखी। तो काका कालेलकर नाम से भी मंडल जैसा पहले काका कालेलकर आया, तो आयोग बना था। तो काका कालेलकर को हटा करके फिर BP मंडल साहब को दी गई जिम्मेदारी। तो उन्होंने उस तरीके से OBC को जनसंख्या आधारित बात करी। तो इस तरीके से चलता रहा। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब नौकरियों में प्रशासनिक और राजनीतिक सब तरीके का लाभ OBC को देने जाने वाला था, तो धार्मिक भावनाओं को भड़काया। और वो क्यों भड़काया? और हमारे लोग ज़्यादातर धर्म की तरफ थे, तो हमारे OBC के युवा थे और SC के युवा थे, तो उनके अंदर एक धर्म की नशा छाया हुआ था। तो उसमें आडवाणी जी ने रथ चला दिया राम के नाम का कि हम तो हमारी भी जो हमारे युवा थे वो समझे कि भाई अब राम का मंदिर बनना चाहिए, तो वो राम का मंदिर शुरू हो गया। उसी बीच में काशीराम साहब आ गए। उन्होंने उस बीच में लोगों से कहा, अरे हक और अधिकार की बात करो भाई, ये क्या कर रहे हो? तो BP सिंह जी थे उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये जो मंडल आयोग है, जो आज बहुत बड़े देश में बहुत बड़े OBC की जो बात हो रही है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मान्यवर काशीराम जी थे, जो मैंने उनको देखा है कई जगह आंदोलन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मंडल आयोग, पहले उन्होंने काका कालेलकर को ही उठाया था, फिर इसका रूप बदल गया BP मंडल साहब के नाम से। तो आज BP मंडल जी जो बिहार से आते हैं वहीं पर ही लागू हो रहा है सबसे पहले। ये बड़ी बहुत खुशी की बात है और बहुत पूरी ताकत के साथ हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, तो आडवाणी साहब जो रथ लेकर के गए, तो वहीं बिहार में ही उनका रथ को रोका था लालू जी ने। तो इसलिए रोका था कि OBC के हक अधिकार की तरफ मतलब ध्यान जाए, मगर हुआ उल्टा। और जो लोग इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, तो जब वो सत्ता में आए तो लालू जी को अब पता नहीं उसमें किस तरीके से उनको फंसा दिया। और उनके जो साथ थे
जो काम कर रहे थे उनके कैबिनेट में थे वो सब बच गए जातीयता के आधार पर। लालू जी ओबीसी के थे इसलिए लालू जी आज भी मतलब अभी तक जेल में रहे। तो तो इस पर मैं तो यही कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है इसमें हमारे जो ओबीसी वर्ग है वो थोड़ा-सा जागरूक हो जाए और अपने हक अधिकार की संवैधानिक देश जो संविधान से चलता है, चाहे वो हमारी आस्था किसमें है, हम बौद्ध हैं तो हमारी बौद्ध में होगी, हमारी राम में है तो राम में होगी, मगर हमारा घर जो चलेगा, हमारा परिवार चलेगा, हमारी उन्नति होगी, हमारे देश की तरक्की होगी, राष्ट्र का जो भविष्य है वो ऊँचे स्तर पे उठेगा, वो नौकरियों से उठेगा। वो हमारी जो प्रयोगशालाएँ हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा। ये जो है ये तो आस्था वाली बात है हमें किसमें मगर जो काम आज नीतीश कुमार जी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसी तरीके से जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी उनको भी क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें संवैधानिक अधिकार देने चाहिए वो अलग बात है कि वो मंदिर में उनकी विश्वास है वो योगी हैं बाबा हैं साधु हैं संत हैं वो ठीक है वो करें मगर उनको यहाँ पर सबसे पहले जो संवैधानिक जितने पद हैं और जितने शिक्षा के यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें और जितने भी प्रशासनिक अधिकार हैं वो यहाँ के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर देने चाहिए और वो आप कह रहे हैं कि इसमें वो क्या नाम अयोध्या में तरह-तरह की योजनाएँ हो रही हैं, तरह-तरह के मंत्री पहुँच रहे हैं, त सारा कुछ हो रहा है, वो करते रहें। मगर युवाओं का भविष्य जो है, वो उनकी रोज़ी-रोटी से, रोज़गार से और जो प्रयोगशालाएँ हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको नौकरियाँ दें बड़े पैमाने पर, उनका तभी स्तर उठेगा, तभी देश आगे तरक्की करेगा। तो मेरा अगला सवाल यही था कि योगी आदित्यनाथ जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपने प्रशंसा की, लेकिन यूपी में जो बड़ी ओबीसी संख्या यहाँ भी है, बिहार में 62% आई, यहाँ भी 62 से कम नहीं होगी या उसके आसपास ही हो सकती है, थोड़ी बहुत 1-2% इधर-उधर हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे उन्होंने बिहार में जनगणना के बाद आरक्षण पे बढ़ाने की बात चल रही है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भी आरक्षण बढ़ाने का सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अयोध्या में मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, भव्य उद्घाटन होगा और वहाँ पर भाजपा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर जनगणना का भी केंद्र में विरोध कर रहे हैं। मोदी जो कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का ही हूँ। इधर योगी आदित्यनाथ भी कोई अधिकार, कोई जनगणना ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर से एक मंदिर का एक रट फिर से लगाई जा रही है और उसके उद्घाटन करने की बात चल रही है। तो आपको क्या मंशा लगती है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो यही है कि वो शिक्षा से, नौकरियों से जो अधिकार हैं संवैधानिक उनसे ध्यान हटाना चाहती है। मगर मैं फिर बता रहा हूँ कि अब वो जो आज का युवा है, जो नौकरियों की तरफ देखने लगा और समझने लगा अपने संवैधानिक अधिकारों को और भारतीय जनता पार्टी उनको अभी भी उस नशे में डालना चाहती है। मगर मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने जगह-जगह देखा है, युवाओं में जाकर के कि अब वो नौकरियों की बात करने लगे हैं, पढ़ लिख गए हैं और वो कंप्यूटर युग की तरफ चलने लगे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप, मोबाइल ये सब क्या है? ये पढ़ाई-लिखाई का ही महत्व बढ़ा है और उस महत्व को वो नौकरियों से अब वो चले जाएँगे, मंदिर के दर्शन करे आएँगे, फिर उसके बाद में फिर क्या करेंगे वो? वापसी करेंगे घर पर तो उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। कलम, किताब, यूनिवर्सिटी, अधिकार, नौकरियाँ ये किस सब उनके हाथ जब वंचित होंगे तब उन्हें बहुत बड़ा एहसास होगा कि अरे! हमने कि ये क्या हम क्या कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं अब युवा जागने लगा और ऐसी जो कर रहे हैं वो इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जब वो घर वापसी करेंगे, दर्शन करने के बाद जो भी जिस धर्म का है, वो जब जाएगा तो वो जब वापसी करेगा, वो जब देखेगा कि अरे! हमको तो इंजीनियर होना चाहिए, अरे! हमको तो डॉक्टर होना चाहिए, अरे! हमको तो लेखपाल होना चाहिए, अरे! हमको सिपाही होना चाहिए। तो ये जब ओबीसी और एससी के लोग युवा जब सोचेंगे कि हमारे पीछे तो कुछ है ही नहीं, हवा-हवाई हो गया, तब इनको भारी लेने के देने पड़ जाएँगे। लोग क्या करेंगे कि राम के नाम की जाकर के वहाँ जय-जयकार करेंगे या कीर्तनी मंडल को लेकर के चुनाव में निकलेंगे तो लोग उनको नेगलेक्ट कर देंगे, उनको नहीं पसंद करेंगे। जो
जो संवैधानिक अधिकार देने की बात करेगा, मैनिफेस्टो में लिखेगा और उसको जनता के सामने, तो जनता उस पे जब विश्वास करेगी तभी वोट देगी। अब क्योंकि जनता समझ गई है कि लोग धोखेबाजी भी कर देते हैं लोकतंत्र में। तो अब बहुत युवा जाग चुका है। लोक लुभावन किसी का उसमें नहीं जाने वाला, फँसने वाला युवा है। युवाओं ने अब मन बना लिया है कि कोई भी हमें धोखा दे करके हमारे वोट को नहीं ले सकता। और बहुत सी चीज़ें हमने देखा है कि महिलाओं में जागरूकता फैल गई शिक्षा को लेकर के। वो अपने बच्चों को जागरूक कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ, बहुत सी जगह मैंने अभी घूमा हूँ, तो हमने बहुत से लोगों से कहा कि आपका बच्चा अगर आपसे झूठ बोले कि मैं आप स्कूल भेज रहे हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में आप ज़िम्मेदारी जो दे रहे हैं वो नहीं कर रहा है और झूठ बोल कर के आपको मूर्ख बना देता है या बेवकूफ़ बना देता है, उस पर आप क्या बोले? हम अपने बच्चे को सच्चाई की राह पर ही ले जा रहे हैं। तो हमेशा सत्य जो है, सत्य तो जो लोग जहाँ जा रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो सत्य तो वो भी रखते हैं, मगर एक सच्चाई जो होती है ना कि हम ऐसा करेंगे और फिर वो वादा खिलाफी करे, तो उसके भी परिणाम उसको मिलेंगे। तो वो नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति जब जिम्मेदार पद पर जा रहा है और वो वादे करे, तो उन वादों को पूरा करना चाहिए। जनता समझ रही है, युवा समझ रहा है, वो अलग बात है कि उसकी आस्था जहाँ है, वो आस्था का तो बेनिफिट उठा सकते हैं, मगर झूठ से नहीं उठा सकते क्योंकि उसका इम्तिहान हो चुका है। अगला सवाल मेरा ये है कि जब मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह जी ने, तो आप भी उस समय पत्रकारिता में थे और आपने वो हालात भी देखे हैं। तो उस समय क्या हालत थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ किस तरह से वो लागू हुआ? आपने बताया काशीराम जी का बड़ा योगदान था और बाबा साहब की उस बीपी सिंह साहब के समय में काशीराम जी ने कई और घोषणाएँ भी कराईं। तो वो उस समय क्या माहौल था और कैसे वो लागू हो पाया था? देखिए, काशीराम जी अकेले एक ऐसे नेता थे जो संगठन को खड़ा कर दिए थे उत्तर प्रदेश में, और वो जा करके लोगों में बताते थे कि देखो भाई, अ, आपकी संख्या इतनी है, आपका वोट इतना है, आप अपने वोट से राजा बना सकते हैं, आप अपने अधिकार क्यों नहीं लेते? तो लोगों की कुछ-कुछ समझ में आने लगा, उनके साथ में लोग जुड़ने लगे, तो जब उनका जो आंदोलन था वो बढ़ा, तो वीपी सिंह जी ने देखा कि ये तो भई इलेक्शन के समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इन ओबीसी के लोगों को इनका अधिकार दे दो, तो ये हमें नेता मान लेंगे, नहीं तो काशीराम जी को नेता मानेंगे। एससी के लोग तो मानते ही हैं, ओबीसी के लोग भी, क्योंकि मुस्लिम समाज भी उनको मानने लगा था काशीराम जी को, क्योंकि वो भी मुस्लिम माइनॉरिटी में ओबीसी हैं। उनको भी कहा था कि आप भी जुड़ो। तो इस तरीके से जब उन्होंने काशीराम जी का देखा कि वर्चस्व बढ़ रहा है, तो काशीराम जी के वर्चस्व को बढ़ते हुए को देखते हुए वीपी सिंह जी की जो कैबिनेट थी वो हड़बड़ा गई। उन्होंने कहा कि अरे भाई, अब मैं घोषणा करता हूँ कि मंडल आयोग लागू होगा, और लागू होने पर अब वो अलग बात है कहाँ तोड़ा गया, कहाँ उसको मरोड़ा गया, किस तरीके से लागू हुआ। लागू होने पर यही जो लोग थे, जो जो मंडल आयोग के विरोध में थे, उन लोगों ने क्या किया कि घटनाएँ कुछ थी, दिखा कुछ दिया। जी। और उसमें मीडिया ने भी अपना थोड़ा-सा रोल अदा कर दिया कि सब मंडल आयोग के विरोध में हो रहा है, सब मंडल आयोग लागू हुआ है, उसके विरोध में हो रहा है। तो वो घटना कहीं की है और जोड़ के कहीं दिखा दिया। तो उसके बाद में जाँचें हुई तो पता चला, अरे! ये तो कुछ और है। फिर इसको उन्होंने तमाम रूप देने की कोशिश की, मगर जो सरकारें आईं, उनकी मतलब नीति और नियत में बहुत अंतर था। जो नीतियाँ थी उन्हें लागू नहीं की, और उन्होंने अपनी नीयत जो उनकी खराब थी, उन्होंने अपने लोगों को और नियत के तहत उस नीति को छिन्न-भिन्न करके, और मतलब मतलब जिसे कहना चाहिए ईडब्ल्यूएस का कोई महत्व ही नहीं, उसे लागू कर रहे हैं। हैं? जबकि सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर, मतलब जो सामाजिक हमारा एससी के लोगों का, ओबीसी के लोगों का रहा, पढ़ने का राइट बाद में मिला, तो जैसे आप ये कहिए कि आरक्षण को जब विरोध करते हैं, जैसे एक आदमी रोज़ाना फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो तो कहीं भी दौड़ा होगा, फ़ौरन दौड़ जाएगा। और एक आदमी जो नहीं कर रहा है, उसके 2 पैर बंधे पड़े हैं, और उसको सामने उसको ला करके 2 दिन उससे कहा थोड़ा टहलो, और तीसरे दिन उससे कहा तुम दौड़ो, तो उसके पैर खोले और उससे कहा तुम दौड़ो, तो वो कैसे दौड़ लेगा? जो हज़ारों वर्षों से दौड़ रहा हो, सालों से दौड़ रहा हो, वो उस आदमी से साथ में पैर बंधे हुए के 2 दिन पहले पैर खोले गए हों और कहा इसको लड़ो, वो तुम भी दौड़ लगाओ,
तो वो दौड़ लेगा? नहीं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनको इसीलिए आरक्षण इनको दो, और ये जब बराबरी में आ जाएँगे तो इनका फिर आरक्षण कोई वो नहीं है। तो इन्होंने आज तक मौका ही नहीं दिया है। मौका दिया तो लोग अब इसमें भी घोर बेईमानी, आरक्षण में भी बेईमानी। अब जो रईस लोग आरक्षण में हो गए, तो उनके बच्चों को उसमें डाल देते हैं, जो अच्छा क्वालिफ़ाइड है, वो बहुत तरीके से जिसे कहते हैं कि जो बच्चा एकदम सवर्णों के बच्चों से क्वालिफ़ाइड कर रहा है, उसको डिफीट दे रहा है, उस बच्चे को ला करके उसमें डाल देते हैं आरक्षण में। अरे उसको देखिए, जिस बच्चे ने मज़दूरी भी की है और फिर पढ़ाई की है, फिर खंभे की रोशनी में बैठ के पढ़ा है और रिक्शा चलाया, और वो बच्चा कॉम्पिटिशन में जा रहा है, वो इंटर पास करके, तो तुम उसको ना डाल करके एक बाबू के बच्चे को, शेड्यूल कास्ट के बच्चे को तुमने क्या किया कि मतलब वो हर तरीके से सक्षम है, उसको तुमने उसमें सवर्ण के बराबर में ले जा करके, और जो जो गरीब बच्चा है उसको आना चाहिए था, आरक्षण को तोड़ मरोड़ दिया, क्रीम ले ली। और जो एससी के लोग थे उनकी बच्चों की जो क्रीम थी वो तो बच्चा कर ही रहा था क्वालिफाइड। जो बच्चे गरीब थे वो रह गए, उनको आज भी वो मजदूरी से भटक के आज वो बूढ़े हो गए हैं। उनसे मैंने कई लोगों से पूछा कि आप इतना उस समय इंटर कर गए थे, तो आप क्यों बूढ़े बोले हमको क्या बताएं, आरक्षण तो उन्होंने कहीं पे पूरा किया है, मगर हमको इसलिए नहीं लिया कि मैं गरीब था, और जो रईस थे उन्हें एससी का। तो ये भेदभाव शुरू से हो रहा है। इस भेदभाव को, जबकि हमारा संविधान समता की बात करता है, समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, न्याय की बात करता है। अब आप देख लें क्या न्याय है, जो न्याय के पद हैं उन पर आप देख लीजिए, आज भी चपरासी का, बाबू का तो कंपटीशन होता है, जजों का कोई कुछ नहीं। तो ये सब क्या है? ये संविधान को चलाने वाले, जैसे बिहार में आज उनका ओबीसी के लोगों का बिल्कुल आज उनका संवैधानिक तरीके से काम करने का जो मन बन गया है, वो संविधान को मान करके जैसे शपथ ग्रहण करते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर के देश में काम करेंगे, संविधान के ही हिसाब से चलेंगे। तो आज उनको पता चला है कि हमने जो काम किया अपने, उनको पूर्वज उनके जो है वो खुश हो रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आज जो संविधान बनाने वाले हैं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि वाक़ई में अब हमारे समाज का आगे उद्धार होने वाला है। और ये हम फिर बता दें, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी के धर्म से हों, उनका उद्धार जब ही है जब वो इंजीनियर, डॉक्टर अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें पद मिलें, उनके अधिकार मिलें, तभी उनका उद्धार है, वो उससे पहले कोई उद्धार ही नहीं है। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अब जो बिहार से जो लड़ाई शुरू हुई है मंडल कमीशन पार्ट 2 की, आपको क्या लोग कह रहे हैं कि 2024 में इसका बड़ा असर होगा। 2024 के चुनाव में इसका क्या आपको लगता है ये लड़ाई राष्ट्रव्यापी बन पाएगी? और लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जनगणना करानी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी तो करा नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी तो जनगणना करा नहीं रहे, तो ये 2024 के चुनाव में ये जो बिहार से जो शुरू हुई है जनगणना, ये अन्य राज्यों में भी होगी और यही लड़ाई एक दिन केंद्र में भी होगी और केंद्र में भी जनगणना तक ये जो चिंगारी शुरू हुई है बिहार से, ये वहां तक पहुंचेगी। तो आपको क्या लगता है 24 के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, मैंने अभी थोड़ा सर्वे किया है कि जब से ये घोषणा हुई है, बिहार में ओबीसी को और एससी के, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अन्य स्टेट के लोग हैं, सारे लोगों का वो मुँह उधरी हो गया है और भौचक है कि, और देख रहे हैं कि अरे ये लोग पहले जैसे भाजपा ऐलान कर देती कि राम मंदिर की तरफ चलने वाली बात, तो वो राम मंदिर के वाले ही लोग अब और नौकरियों को और अपने अंदर जो उनके अंदर बेरोजगारी है और रोजगार को लेकर के और मंडल आयोग को लेकर के जो ओबीसी है, उनके गार्जियंस, उनके माँ बाप जो भी हैं, वो और युवा पढ़ा लिखा, वो बिहार की तरफ बहुत नज़र टकटकी बांध के देख रहा है, वो खुश हो रहा है कि अरे ऐसा तो अब हमारे स्टेट में भी होगा, ये जो सरकार मौजूदा है ये ऐसा करेगी। तो ये जो आप बात पूछ रहे हैं मुझसे, इसमें कोई राय नहीं, पूरे राष्ट्र स्तर पर इसको मतलब ओबीसी और एसटी का जो भी आरक्षण है, जो भी मतलब हक अधिकार हैं संविधान के, वो सब देने पड़ेंगे, जो भी सरकार है, नहीं तो जनता नेगलेक्ट कर देगी।
चुनाव में उनको खारिज कर देगी। बड़ी संख्या में जो वोट ये समझिए कि अब उन पर नहीं जाएगा। धार्मिक कोई भी लोग लुभावन हरकतें करेंगे लोग, उससे कोई पार्टी करेगी, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये देशव्यापी मुद्दा बनेगा। ये देशव्यापी बिल्कुल देशव्यापी बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुभाष चौधरी जी, जिनका कहना है कि ये जो मुद्दा है जातिगत जनगणना का, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनेगा और पूरे राष्ट्र में अब जो भी सर का मानना है कि जो भी सरकार इस मुद्दे को पूरा जो ओबीसी एससी एसटी का वर्ग है वो पूरा देश इस समय बिहार की तरफ देख रहा है। और वो लोग जो ऐसे पछड़े वर्ग के लोग जो मंदिर की बात करते थे, जो धर्म की बात करते थे, सिर्फ उसमें उलझ के रह गए थे, अपने अधिकारों को भूल गए थे, वो लोग भी अब अपने अधिकारों की तरफ देख रहे हैं और ये मुद्दा जो राष्ट्रव्यापी बनेगा। अन्य राज्यों में भी जो भी सरकारें लोगों के अधिकार नहीं देती हैं, उनके हक, उनकी जो हिस्सेदारी है वो संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं देती हैं, तो सारे लोग अब वहीं देख रहे हैं और मंडल पार्ट 2 का ये एक तरह से आगाज है। तो सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी आपका। रोक दो।